Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नेक्स्ट पार्ट जो हमारा चल रहा है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, अलॉय मेकिंग, ये जो सारी चीज हैं वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इनसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इनसे हर साल सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसका जनरल फॉर्मूला बता दूंगा और आप उससे बहुत आसानी से किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको कलर्ड आयन, रिएक्टिविटी, कलर्ड आयन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट था, एटॉमिक वॉल्यूम ये भी इंपॉर्टेंट था, डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट था, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले करवा चुका हूं। तो मैं शुरू करता हूं आपको आगे बताना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में है पैरामैग्नेटिक। तो इसमें बता रहा है कि पैरामैग्नेटिक नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कि डी ऑर्बिटल आपने जैसे 3s1 3d1 ले लिया, आपने 3d2 ले लिया, तो ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d5 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर दोबारा एक पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके डी ऑर्बिटल में तो आप समझ सकते हैं कि वो इजीली क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो आगे चलते हैं। Paramagnetic character increase with increased number of unpaired electron in highest for Mn2 positive among 3d series। तो ये इसमें क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आप हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा, तो वो मैग्नीज के अंदर होगा। बेसिकली मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2 3d10 3d5 4s2 3d5। अब आप Mn2 पॉजिटिव प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो उसमें से s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d5 बनेगा। अब आप इसकी ऑर्बिटल फिलिंग करें तो 3d5 ऑर्बिटल फिलिंग में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों क्या होंगे, आपके अनपेयर्ड होंगे, जिसकी वजह से हाईएस्ट अनपेयर्ड होने की वजह से आपको यहां पे क्या दिखाई देगा, पैरामैग्नेटिक नेचर जो है सबसे हाई दिखाई देगा। आगे चलता हूं। डायामैग्नेटिक सबस्टांस, डायमैग्नेटिक करैक्टर की बात यहां पे कर रहे हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसी का ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल पैरामैग्नेटिक का कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ना दिखाई दे डी ऑर्बिटल में तो आप वहां पे क्या कहेंगे कि वहां पे डायमैग्नेटिक करैक्टर अराइज हो गया। लेकिन कंडीशन भी है कि कोई भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी अनपेयर्ड नहीं मिल रहा तो वहां पर क्या होगा, आपको डायमैग्नेटिक करैक्टर देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं। इन फेरोमैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर इज एक्वायर्ड बाय सबस्टेंस। तो ये फेरोमैग्नेटिक का यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दिया है कि जिन सबस्टेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही एक्ट करने लग जाए आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर वो दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। जैसे कि आयरन, आयरन के अंदर ये प्रॉपर्टी है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा और मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पे वो बताना चाह रहा है कि अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए तो आप किस तरीके से निकालेंगे। हर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जा सकता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सबका आपको पता लग जाएगा। तो मैग्नेटिक फॉर्मूला, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है म्यू। क्या है, म्यू। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। तो ये फॉर्मूला है। तो यहां पे आप देख रहे हैं म्यू अंडर रूट n+2 और ये bm जो लिखा है इसकी वैल्यू है बोर मैग्नेट्रॉन। क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो n इज इक्वल टू होगा क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड bm इज इक्वल टू बोर मैग्नेट्रॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है वो मल्टीपल में कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। और बेसिकली अगर मैं ये बात करूं कि स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम की मैं बात करूं कि टाइटेनियम का मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए मुझे Ti2+ का, तो वहां पे आप Ti2+ में ये देखेंगे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आप क्या करेंगे उसे 2
और ब्रैकेट शुरू करेंगे 2 फिर +2 तो 4 हो जाएगा, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, √8 इसकी वैल्यू होगी। आप इसे सोल्व करके लिख देंगे कि आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू ही पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में। तो आप इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं दोबारा अंडरलाइन इसीलिए कर रहा हूं कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा ही शायद कोई नीट का, जेई का एग्जाम जाता हो जिसमें इससे क्वेश्चन आते हो। बोर्ड के भी कोई एग्जाम ऐसे नहीं जा सकते जिसमें इसमें एग्जाम ना बनते हो। तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से करें। आगे चलता हूं मैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो आप जितने भी रिएक्शंस देखते हैं, तो रिएक्शंस में आप ज्यादातर क्या देखते हैं कि वहां पे जो कैटालिस्ट यूज हुआ है वो कहां से, कौन से ब्लॉक से है, वो डी ब्लॉक से है। तो वो ये बताना चाहता है कि डी ब्लॉक के जो ज्यादातर एलिमेंट है उनके अंदर आपको एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी मिलेगी, कैटालिस्ट की तरह एक्ट करने की प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड, यहां पे एंड देयर कंपाउंड आना है, एंड देयर कंपाउंड बिहेव लाइक कैटलिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल रिजल्टिंग ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कह रहा है कि आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो लेकिन वो कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो बार बार दिखाते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की प्रॉपर्टी की वजह से आपको कैटालिटिक बिहेवियर भी साथ साथ दिखाते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बी ऑप्शन बी पार्ट में ये दे रखा है कि वो जो ए पार्ट चल रहा है, ए में उन्होंने बता दिया कि पार्टली फील्ड ऑर्बिटल है, तो दूसरा बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विद रिएक्टेंट बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात कर रहा है कि वो रिएक्टेंट की एनर्जी की वैल्यू को कम कर देगा, जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जो है लो करने की बात कर रहा है कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की बात ये कर रहे हैं। तो ये जो है केमिकल काइनेटिक्स से पोर्शन है, तो वहां पे ये समझाया जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का क्या पड़ेगा। अगर इंटरमीडिएट जल्दी बन जा रहा है वहां पे, तो वो बता रहा है कि जल्दी से रिएक्शन वहां पे हो जा रही है, तो ये चीज वहां पे आ जाती है। आगे चलते हैं। देयर रफ सरफेस एरिया विच प्रोवाइड एक्टिव साइट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अगर मेटल की बात करें, जो डी ब्लॉक के मेटल, तो ये रफ सरफेस रखते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली कह सकते हैं कि इनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और ज्यादा होगा, जिसके कारण हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्शन जो है हमारी, वो फास्ट हो जाएगी। तो देखते हैं आगे, इन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल भी दिए हैं। तो आयरन इन द प्रिपरेशन ऑफ NH3 हैबर प्रोसेस फाइनली डिवाइडेड निकल फॉर हाइड्रोजनेशन, PT इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और स्टार्ट प्रोसेस। तो इन्होंने बता दिया हैबर प्रोसेस में आपने क्या लिया है, निकल का हाइड्रोजनेशन करवाया था, और स्टार्ट प्रोसेस में हमने प्लेटिनम लिया था, जो कि किस ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये इन्होंने सम इंपोर्टेंट कैटलिस्ट दे रखे हैं। देखो आप यहाँ पे जिगलर नेटा कैटलिस्ट, TiCl4 C2H5 कतराइस और AAL। तो ये जो आप देख रहे हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ये बेसिकली पॉलीमर की स्ट्रेंथ के लिए यूज करा जाता है। लिवलार कैटलिस्ट यहाँ पे दे रखा है, PDBASO4 ये दे रखा है, इंपोर्टेंट कैटलिस्ट की फॉर्म में आता है। विल्किंसन कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, जो कि हमारी एक न्यूएस्ट ब्रांच है, उसमें बहुत इंपोर्टेंट कैटलिस्ट की तरह ये यूज होता है। एडम कैटलिस्ट, तो ये जो एडम्स कैटलिस्ट है ये भी इंपोर्टेंट कैटलिस्ट। तो आप इन्हें बेसिकली इनके नाम याद कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस की बात करूं तो वहां पे जिगलर नेटा कैटलिस्ट का कोई एक्शन नहीं है, लिवलार का आपको एक्शन मिल सकता है, ठीक है, प्लेटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ, और विल्किंसन कैटलिस्ट का आपको कोई यूज नहीं है आपके उसमें, यहाँ पे इस लेवल पे, तो ये आपको दिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं कि ब्राउन कैटलिस्ट, तो यहाँ पे P2 कैटलिस्ट दे रखा है, P2 बोलते हैं जिसे कैटलिस्ट बेसिकली। तो निकल बोराइड की यहाँ पे बात करेंगे, P2 कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो ये जो सारे के सारे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि निकल की है, PD की है, PT है, रोडियम है, TI है, तो ये सारे के सारे आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। तो फॉर्मेशन ऑफ अलॉय की बात करें तो अलॉय जितने भी हैं उनके फॉर्मेशन में मोस्टली आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट ही दिखाई देंगे। तो यहां पे चलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉय। डी ब्लॉक के एलिमेंट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं अलॉय बनाने की, बिकॉज देयर एटॉमिक वैलेंसी सिमिलर एंड क्रिस्टल लैटिस, वन मेटल कैन बी रेडिली रिप्लेस्ड बाय अनदर। तो यहाँ पे छोटा सा एक टाइपिंग एरर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे आप इग्नोर कर देंगे, पर वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, वो दिखाई दे रहा है कि एक क्रिस्टल का लैटिस
वो जो है मेटल से क्या रेडिली रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अलॉय फॉर्मेशन इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। alloy so formed have high melting point और boiling point बेसिकली रखते हैं। द मेटल यहाँ पे दे रखे हैं, टंगस्टन दे रखा है, क्रोमियम दे रखा है, निकल दे रखा है, वेनेडियम दे रखा है। ये सारे के सारे आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? ये सारे के सारे आपको एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे यहाँ पे एक साथ ही मेटल जिन्हें जो है आपस में यूज कर रहे हैं उनकी तरह देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हैं? अलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। आगे चलता हूं मैं। अमलगम इज एन अलॉय फॉर्म्ड बाय मरकरी विद अदर मेटल्स। तो अमलगम की बात कर रहा है, जिसमें जो है क्या कह रहा है कि अलॉय है जो मरकरी और विद अदर मेटल की फॉर्म में हमें बनाया गया है। आयरन एंड प्लेटिनम डू नॉट फॉर्म एनी अलॉय विद मरकरी। तो आयरन और प्लेटिनम वो कभी भी किसी तरीके का अलॉय नहीं बनाते हैं मरकरी के साथ मिलके। तो यहाँ पे एक चार्ट सा दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कंपोजिशन बता रखी है। जैसे स्टेनलेस, उसमें आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, ये कार्बन के ट्रेसेस यूज कर रहे हैं। तो इनका आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर बना रखा है इसमें, जिसमें आप ये पता लग सकता है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। कॉइनेज अलॉय यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉइन बनाने के लिए यूज करा जाता है। डेंटल अलॉय की बात कर रहा है, एजी, एचजी, सेंटिन। ब्रास की बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज। तो जनरली ब्रॉन्ज, ब्रास और स्टेनलेस, कॉइनेज अलॉय, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो ये जो है टेबल दे रखी है, आप इसे जो है अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई भी हुए हैं एग्जाम में। तो इसके आगे चलता हूं मैं। ये बस ये टेबल ही है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन आपको याद करनी है और कुछ नहीं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की यहाँ पे ये बात कर रहा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल में हम बेसिकली कहते हैं कि स्पेस है, और क्रिस्टल लैटिस का जिसे हम इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड कहते हैं, उनकी बात कर रहा है कि उसके अंदर है या नहीं है। तो द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज द इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड। तो ये कह रहा है कि क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस वैकेंट होता है उसे वो क्या कह रहा है? इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड कह रहा है। द नॉन मेटल अमंग non-metal due to the small size when occupy such places, the resulting compound is known as the interstitial compound. Such compound are hard and rigid, cast iron and steel. तो यहाँ पे वो इस पे बात कर रहा है कि मेटल, द नॉन मेटल जो कि स्मॉल साइज होने की वजह से वहां पर जगह ले लेते हैं, उनकी बात वो कर रहा है। और इन्हीं वजह से सच कंपाउंड और हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। तो कास्ट आयरन स्टील की बात कर रहा है, वहां पे भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की आप प्रेजेंस देख सकते हैं, क्योंकि जिसमें मेटल और नॉन मेटल की मिक्सिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आगे चलता हूं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। तो बेसिकली नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि आयरन है, ऑक्साइड है, स्पिनल जिसे बोलते हैं, इनवर्स स्पिनल और सिंपल स्पिनल। ये बहुत बार पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, वहां पे ही पूछा जाता है। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे है। बोर्ड में स्पिनल के बारे में लिखने के लिए कभी नहीं आया है, यूपी बोर्ड में नहीं आया, सीबीएसई बोर्ड में नहीं आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है, या नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या हेल्प हमारी करते हैं, वो सारे के सारे क्या चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके लिए ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल कई बार आई हुई है, टेबल से क्वेश्चंस कई बार आए हैं, मल्टीपल भी आए हुए हैं, परसेंटेज कंपोजिशन भी पूछी हुई है। तो आप प्लीज इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। और बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली वीडियोस जो है उन्हें भी आप ध्यान से देख रही है, जिसकी वजह से आप